लास्ट में 4-5 नाम आपको बोलेंगे, एक लाइन में आपको उनके बारे में बताएं। नीतीश कुमार, अस्वस्थ है, तेजस्वी यादव, तत्पर हैं, तैयार हैं, आने वाले मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी, अब वो तो फर्जी आदमी है। प्रधानमंत्री मोदी, अब मोदी जी की क्या हवाबाज है, फेंकू है। अमित शाह, अमित शाह वो जो फेंकते हैं उसको ये लपेटते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संरक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, एक तरह से कहिए जनता के दिलों के नायक हैं। मैं हूं समीर हाशमी। यूं तो तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन बिहार अपने आप में खास है, क्योंकि बिहार लगातार 15 साल से नीतीश कुमार, चाहे वो महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो या फिर एनडीए के साथ हो, सरकार बनाते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव बिहार में बदलाव के साथ कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में फिर से है और फतेह करने के लिए तमाम तरीके से वो अपने सामने, बिहार की जनता के सामने नए नए वादे कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है आने वाले समय में संविधान को लेकर बात कर रही है और अभी वोट बचाओ यात्रा बिहार में किया गया है, सबसे पहले बताइए क्या वोट बिहार जो यात्रा की गई है बिहार में, उसका विधानसभा चुनाव बिहार में क्या बनेगा? देखिए, जहां तक वोट चोरी का सवाल है तो ये पूरे देश का मसला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से इस चोरी को करा रही है। कई जगह सीसीटीवी फुटेज से आया, राहुल गांधी जी ने लगातार इसका एक्सपोज किया, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग थितर हो गए हैं। ये दोनों इस देश के संविधान की बुनियाद पर चोट कर रहे हैं, क्योंकि मतदान सबका अधिकार है, एक वोट एक मत का अधिकार, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार सबको मिला है। यही लोकतंत्र की बुनियाद है। वो बुनियाद पे हमला कर रहे हैं, लोगों का नाम डिलीट कर देंगे, नाम फेक ऐड करके। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश में जो बहुसंख्यक बहुजन आबादी है, जो दलित है, पिछड़े हैं, गरीब है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, उन तबकों की संख्या बल ज्यादा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर ये झांसे में न आए, धार्मिक आधार पर इनकी गुटबंदी हम न कर पाए तो इनका नाम डिलीट कर दो। क्योंकि इधर लगातार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जब राहुल गांधी जी ने संविधान पर हमले की बात उठाई, संविधान को जो भारतीय जनता पार्टी से और संघ से खतरे हैं उसको आगाह किया, तो लोग तैयार हुए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। और देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में 400 से ऊपर का नारा लगा रही थी, वो 200-300 भी नहीं पार कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी 40 भी नहीं पार कर पाई। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये तय है कि पूरा जो संघ है, जो भाजपा है, अपने इस काम को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी के जो पूरा वोट चोरी का जो कैंपेन था बिहार में, वो आम जन तक गया है। लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुए हैं, अपना नाम ऐड कराए हैं। सरकार भी और जो ये चुनाव आयोग पर डरा हुआ था, तो इसलिए इसका लाभ लोगों को मिला है। हालांकि राहुल जी अभी भी लोगों को कह रहे हैं कि अंतिम प्रयास करेंगे चुनाव मतदान से लेकर मतगणना तक। तो हमें सतर्क, सजग और सावधान होकर इस लड़ाई को लड़ना है और अपने मत का प्रयोग करना है, मत को बचाना है और मत के माध्यम से इस जो शोषणकारी सत्ता है उसको हटाना है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती है कि ईवीएम मशीन जो है उससे चुनाव नहीं कराना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लगातार आप लोगों की मांग रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या ये जो मुद्दा है ईवीएम को लेकर वो जनता के बीच में आप गए हैं और आप लोगों को आशंका है कि क्या आप लोगों के जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि परिणाम जो है वो महागठबंधन के पक्ष में आए, ईवीएम का क्या उस पर? देखिए, ईवीएम तो दुनिया के स्तर पर जितने भी टेक कंपनियां हैं, जितने भी जो आईटी सेक्टर को जानने वाले लोग हैं, जितने भी कंप्यूटर को जानने वाले लोग हैं, सब मानते हैं कि इसमें माल फंक्शनिंग हो सकती है, इसमें हेराफेरी हो सकती है, गलत हो सकता है। अभी स्पेस एक्स का मालिक भी इसने बोला कि संभावना है कि इसमें वो किया सकता है। अमेरिका की कई संस्थाओं ने इसको बोला। चूंकि मोदी जी ईवीएम की देन है, ईवीएम में ही उनकी जान बसी हुई है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम को हटाएंगे तो सही से मतदान होगा और लोग इनको हरा देंगे, क्योंकि 15 साल का 20 साल का उत्तर बिहार का राज और 11 साल 12 साल का मोदी का राज, ये इस देश का दार गिरा है, अंधकार युग जिसके कहते हैं। क्योंकि इस देश में देश किससे बनता है? देश वहां के लोगों से बनता है। इस देश की 90% आबादी के आप हक, अधिकार, उनके आरक्षण, उनके रोजगार के अवसर, उनके साथ दमन, अत्याचार सब कर रहे हैं, फिर सत्ता में आप बने हुए हैं। इसका मतलब कि आप वोट चोरी करके सत्ता में बने हुए हैं। और इसके प्रमाण अभी तो राहुल जी ने बोला कि हमने एटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उनका तात्पर्य यह है कि हम बड़ी गलतियां पकड़ कर लाएंगे, बड़ी चोरियां पकड़ कर लाएंगे और उनको एक्सपोज करेंगे।
देखिए, किसी भी देश की जनता बहुत दिनों तक जन आकांक्षाओं के विपरीत काम करने वाली सरकारों पर भरोसा नहीं करती है। आने एक समय आएगा जब यहाँ का युवा, यहाँ का लोकतंत्र पसंद लोग, सामाजिक न्याय पसंद लोग उठ खड़े होंगे और लड़ाई लड़ लेंगे। तो जरूरत है इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने की और संविधान को कायम रखने की। जो काम राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, हमारे अलायंस के लोग सब खूबी कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अशोक गहलोत जी आए थे, सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव को उन्होंने कर दिया, डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी। एक बड़ा सवाल है और बीजेपी भी लगातार आरोप लगा रही है कि 2.4% वाले जो हैं मुकेश सहनी, उनको आपने डिप्टी सीएम कर दिया। मुसलमान के किसी भी एक नेता को या कांग्रेस पार्टी या आरजेडी का नाम नहीं मिला कि डिप्टी सीएम की तरफ से कर दिया। देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान का नेता है वो इस देश में विभाजन करके ही लोगों को सत्ता में है। जातियों को जातियों से लड़ाना, पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को, वंचित जातियों को आपस में उलझा देना, अल्पसंख्यक तबके के लोगों को इस बिना पे लड़ा देना कि आपका डिप्टी सीएम नहीं है। भाई, भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, एक भी सेंट्रल में मिनिस्टर उसने मुसलमान नहीं बना रखा है। पूरे देश में आप उसको टिकटों में उठा के देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि संख्या के अनुपात में आपको टिकट दिया होगा। आरजेडी ने कितना आपको टिकट दिया है? आरजेडी ये भी कह रही है कि हमने 2 घोषित किया है, 2 घोषित करेंगे। अब हम किसी एक व्यक्ति को जो चुनाव जीत के आएगा उसको हम घोषित करेंगे। जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, आदिवासी का सवाल है, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर जाना चाहिए। भाई, डिप्टी सीएम अगर हम कह रहे हैं कि 10 बनाने से अगर लोकतंत्र नीचे जा रहा है तो हम 10 बना देंगे। हमारा सवाल इस बात का है कि मुद्दों से भटकाना ये चाहते हैं। ये भड़काकर, लोगों को बांटकर, आपसी द्वंद पैदा करके ही सत्ता में कायम है भारतीय जनता पार्टी। वो कभी नहीं चाहती है कि इस देश के अमन पसंद लोग, इस देश के सामाजिक न्याय पसंद लोग, इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोग, इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है वो लोग एकजुट होकर खड़े हों। भाई, हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एक तरह की समस्याएं हैं इस देश में बहुजनों की। उसमें दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, माइनॉरिटी भी है, अन्य अल्पसंख्यक भी हैं, पिछड़े भी हैं। आप भारतीय समाज का जो जाति का सब सोपानी क्रम में बंटवारा, हर जातियां बटी हुई है, तो जाति के आधार पर क्या हमारे यहाँ 3600 जातियां हैं। 3600 जातियों में हमारी जब समस्याएं एक तरह की है तो एक तरह का नेता अगर हम लीड करेगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। राहुल गांधी तो बैकवर्ड है नहीं। राहुल गांधी तो इस देश की दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या हम उनके साथ ना खड़े हों? इस देश का पिछड़े, तथाकथित पिछड़े वर्ग का जो नेता है, मोदी, कहता है कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, और वो जितना भी योजनाएं यहाँ पर लागू किया सब अडानी, अंबानी और बड़े धनपशुओं के लिए लागू कर रहा है। तो इस देश का गरीब किस वक्त खड़ा होगा? इस देश का गरीब जो उसकी आवाज उठाएगा, जो उसकी लड़ाई लड़ेगा, जो उसके हक के अधिकार की बात लड़ेगा, खड़ा होगा। जाति का सवाल ही हम नहीं बात कर रहे हैं। हम जाति की जनगणना भी कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसमें तय करेंगे कि कितना हमारी संख्या है, कितना हमारे पास रिसोर्स है। उच्च वर्ग के लोग, गरीब लोग हैं, उनको भी हम बात कर रहे हैं कि भाई उनके अंदर भी गरीब लोग हैं, उनके लिए भी काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को 2-4-10 पूंजीपतियों के अलावा इस देश की संस्थाएं, इस देश की संपदा, इस देश के संसाधन सब उनको सौंपने के लिए काम कर रही है। तो वो इस तरह के फेक न्यूज, बहलाने वाले, बहकाने वाले बयान जारी करते रहते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है और वो लगातार जनता से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी या आरजेडी आती है तो लालू यादव का जो जंगल राज है वो फिर से वापस आ जाए। जंगल राज का मतलब क्या होता है? गरीब का शासन, छोट जात का शासन, जो हाशिए पर हजारों साल से रहे, जो सत्ता में बेदखल थे, जो उनके मतलब उनकी महफिलों में कहीं नहीं थे, उनका शासन आ गया तो जंगल राज हो गया। अब वो जंगली किसको बोलते हैं? जंगली हम ही आपको बोलते हैं, क्योंकि हम खेतों में रहते हैं, खलिहानों में रहते हैं, नदियों नालों में रहते हैं, जंगल पठारों में रहते हैं, इसलिए हम जंगली लोग हैं। वो लोग शहरों में रहते हैं, बड़े मकानों में रहते हैं, वो हल्की फुल्की बातें करते हैं, वो हमको जंगली कहेंगे ही। फिर जंगलों से इतना नफरत है, जंगली लोगों से इतना नफरत है, तो आदिवासियों के जमीनों को कब्जा करके उनको धना सेठों को दे रहे हैं। अडानी का पावर प्लांट लग रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे झारखंड को लूट लिया, बिहार को भी बालू माफियाओं को दे रखा है इन लोगों ने। भाई, जंगल राज उनके अनुसार ये है कि कुछ लोग जो चुनिंदा लोग हैं, अडानी है, अंबानी है, कुछ धन्ना सेठ इस देश के हैं, उनका शासन रहे, इकोसिस्टम मेंटेन रहे, मीडिया में वही लोग रहे, तो सुशासन है। और जो दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा और जो कमजोर तबके के लोग शासन आ जाए तो जंगल आ जाए। ये तो इन लोगों पर मुकदमे होने चाहिए, इस तरह की जो बात करते हैं इन लोगों पर। ये एक तरह से
अपमान करते हैं इस देश के लोकतंत्र में जो लोग चुनी हुई सरकारें हैं, जो गरीब गुरबा की ओर से चुनी हुई है। ये लोग सोसेबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं। आप बताइए, जंगल राज के चिल्लाते हैं। 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है। अभी एक बड़े व्यापारी की पटना में हत्या हुई। पूरे हर जिले में उठा कर देंगे तो 8 हत्याएं रोज होती हैं बिहार में। एनसीआरबी के आंकड़े में दूसरे स्थान पे बिहार है अपराध में, हत्या, लूट, बलात्कार में। अभी चुनाव के दरमियान ही आपने देखा कि जो इनका दुलरुआ विधायक था मोकामा से, उसने एक निहत्थे आदमी की हत्या कर दिया, दुलारचंद यादव की। AK-47 कल चल रही थी, यात्राएं चल रही थी। क्या ये जंगल राज नहीं इनको दिखाई दे रहा है? सुशासन राज है। इनका मतलब यह है कि इस देश में जो उच्च तबके की जातियों की शासन रहे, वो गरीबों पर शोषण करते रहे, जुल्म करते रहे, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे, उनके खेत खलिहानों को लूट लें, हड़प लें, पूरे धन संपदा पर ये राज करें, तो इनका अच्छा राज है। मतलब 10% के लुटेरों का शासन को अच्छा राज मानते हैं, और 90% इस देश के जो कामगार तबका है, खेतिहर है, किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा, आदिवासी, उसके शासन को ये लोग जंगल राज कहते हैं। आने वाले दिनों में मैं सरकारों से मांग करूंगा कि जो इस तरह की भाषा बोले हैं, उन मीडिया वालों को भी, हो जो इस तरह की भाषा बोले नेता, उन पर भी कार्रवाई की जाए। मोदी के खिलाफ आप बोल के लिख के देखिए, तुरंत मुकदमे होते हैं, बड़े लोग हैं ईडी की छावा डालते हैं, नेताओं को जेल बंद कर रखा है। तो ये एक तरह से मैं तो कहता हूं कि ये इतिहास में सबसे अंधकार युग में हम जी रहे हैं, जहां नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया है, और इस देश के जो तथाकथित पूंजीपति लोग हैं, धन्ना सेठ हैं, मीडिया के माध्यम से और पैसे को लगाकर इस देश के संसाधनों पर लूट कर और राज कर रहे हैं। 14 नवंबर को क्या परिणाम होने वाला है? 14 नवंबर को जो मुझे अंदाज लग रहा है कि पूरे इस बिहार का युवा, इस देश का, बिहार का जो वंचित तबका है, वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से उब गई है। और अब तो इतने झूठे वादे कर दिए कि ये वादे भी खुल के नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कल घोषणा पत्र इनका जारी हुआ। आज तो दुनिया का पहला ऐसा मैनिफेस्टो जारी हुआ जिसमें 26 सेकंड में जारी हो गया। जो मुख्यमंत्री है वो ऐसे फोटो खिंचवा के निकल लिया, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फोटो खिंचवा के निकल लिया, और जो उनके अलायंस पार्टनर के लोग तो वही फोटो निकल चले गए। छोड़ दिया गया एक एफिडेविट वाले जो है उनको छोड़ दिया गया, वो अपना, उनको भी मीडिया वाले भी चले गए। वो पर्चा आया गया, कोई चर्चा नहीं हुई। इस देश में, इस प्रदेश की लोग, आम लोग जान गए हैं कि ये झूठों की सरकार है। अच्छा, मोदी जी की फोटो बीच में बड़ी सी थी। एक तरफ नीतीश जी की, चिराग पासवान की अलग लगी हुई थी, एक तरफ लगी हुई थी उनकी, क्या कहते हैं, रालोसपा वाले जो नेता हैं उनकी लगी हुई थी, और एक हम के मांझी जी की लगी हुई थी। आप बताइए कि ये भी घोषणा कर पा रहे हैं कि मोदी की घोषणा है कि नीतीश की घोषणा है। ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि चुनाव के बाद चेहरा इनका कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो एक अस्वस्थ व्यक्ति को आप अंधेरे में रख के, झांसे में रख के ये सत्ता काबिज करना चाहते हैं। जो बिहार की जनता बहुत जागरूक है और तत्पर है। इनको 14 तारीख को मुंह की खानी पड़ेगी, और बिहार में एक नई सरकार का गठन होगा, और वो नई सरकार इस बिहार में एक बदलाव को और एक नई उम्मीद के साथ आएगी। जी, वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ये जुमलेबाजी थी, ये फर्जीवाड़ा था, लोग समझ गए हैं, अब बदलाव होने जा रहा है। मैनिफेस्टो का जिक्र आपने किया है, तो 2 करोड़ रोजगार आपकी गठबंधन वाली सरकार ने बोला है। जस्ट जो मैनिफेस्टो बीजेपी की तरफ से 1 करोड़ रोजगार का जिक्र किया, किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 किया है। गठबंधन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार कि मतलब हमारा ही कॉपी कर लिया जा रहा है। भाई, हमारा क्या है कि हम तो बोल रहे हैं, आपके पास वीडियो उसका होगा, जब हम नहीं करेंगे तो हमसे पूछेंगे कि वीडियो में बोले इनके घोषणा पत्र का वीडियो इसलिए नहीं बना कि ये, आपको याद होगा मोदी जब चुनाव पावर लड़ रहे थे तो 15 लाख का जुमला फेंका, तो मोदी जी जुमला फेंकते हैं और अमित शाह उसको खारिज कर देता है। अमित शाह कहता है कि नहीं वो तो जुमला था। अभी किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने 10 लाख रुपया, 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है, तो उसने बोला कि ये सीट बनी दे रहे हैं, बाद में ये लोन के तौर पे हम लेंगे। तो मतलब ये तो सुदखोरों की तरह हो गया कि लोगों को जबरिया पैसे खाते में डाल दीजिए और फिर उससे सूद वसूलिए, सीट बनी दे रहे हैं। भाई, बिहार में अस्थायी रोजगार की जरूरत है, सरकारी नौकरियों की जरूरत है, ठेके प्रथा की नौकरियों को खत्म करके सबको परमानेंट नौकरी की जरूरत है। रोजगार भी जो करने वाले स्किल लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। बहुत से आप उद्योग धंधे, कल कारखाने लगाए जाएंगे हर जिले में। यहाँ की एक विशेषता है, उसको हम आगे करेंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने समझ लिया है। अब वो फिर काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। जो चढ़ना था वो चढ़ गया मोदी जी और उस सब पे। अब वो उतर रहा है, उछल गई है काठ की हाड़ी। अब नई सत्ता आएगी, नया बदलाव होगा, नए उम्मीद के साथ आएगी। अभी तक ये मीडिया के हवा पे टिके हुए हैं। इनका सुशासन का राज अब तो किस में उसे बोले, चुनाव के दरमियान ही हो गया, उन्हीं को मार दिया। तो ये भी नहीं बोल सकते हैं। ये वादे क्या करेंगे भाई? एक बार आपको याद होगा मोदी जी बोलते थे कि 10,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000, 1,00,000 करोड़ दे दूं। आया ढेला भी नहीं यहाँ पे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि इस देश में युवा, महिलाएं, हर वर्ग के लोग सचेत हैं, जागरूक हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करके इस सत्ता को बदल देंगे। लास्ट में 4-5 नाम आपको बोलेंगे, एक लाइन में आपको उनके बारे में बताएं। नीतीश कुमार, अस्वस्थ है। तेजस्वी यादव, तत्पर हैं, तैयार हैं, आने वाले मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी, अब वो तो फर्जी आदमी है। आज जिसका यही नहीं पता है कि हाई स्कूल कब पास है, जन्मतिथि कब है। अब फर्जी तो करना ही पड़ेगा जब वो नहीं बताएंगे। भाई फर्जी होने क्या पड़ा? जब आपके जन्म स्थान का पता नहीं होगा, जब आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, आप हमसे पूछिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट बता दें, आप ही से पूछेंगे, आप ही बता देंगे। नहीं किए होंगे तो कहेंगे नहीं किए हैं। अब ये हाफिडाविट और इधर उधर गोल का हमारा सर्टिफिकेट देखिए, कौन हम आम जनता सर्टिफिकेट भाई पढ़े हैं तो बता दीजिए, नहीं पढ़े तो वही बता दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? ऐसा तो है नहीं, हमारे संविधान में तो लिखा नहीं है कि आप पढ़े लिखे होंगे तभी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनेंगे। तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो कम पढ़े लिखे थे, वो भी हुए। तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, यहाँ सबको समाहित किया, लेकिन छुपा के हर चुनाव में एफिडेविट बदल के, ये तो भाई उस जिस परंपरा से वो आते हैं उस परंपरा में ये है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, विद्वान सबसे बढ़ेंगे। हम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलेंगे लेकिन हम बोलेंगे कि सबसे अच्छे भाषण करने वाले हैं। तो डिग्री उसके 90% नेताओं की डिग्री है ही नहीं है, वहाँ पढ़े लिखे ही नहीं है। क्योंकि संघ को पढ़े लिखे की जरूरतें नहीं है, उनको चाहिए बैल टाइप के लोग जो संघ उनके दिमाग में डाल दे उसी को प्रचार करे, उस पर वो ना कर। लेकिन ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध कहते थे अब दीपो भव। बुद्ध कहते थे कि ये तर्क और वितर्क करो तब समस्या का समाधान करो, ज्ञान की बात करते थे। तो ये बुद्ध की तपोस्थली है, यहाँ लोग बहुत मजे हुए लोग हैं, सब समझते हैं धोखाधड़ी। प्रधानमंत्री मोदी, अब मोदी जी की क्या हवाबाज है, फेंकू है। अमित शाह, अमित शाह वो जो फेंकते हैं उसको ही लपेटते हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संरक्षक हैं, संविधान के रक्षक हैं, एक तरह से कहिए जनता के दिलों के नायक हैं। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी देखिए महिला सशक्तिकरण की पहचान है। यूपी में थी तो उन्होंने महिलाओं को 40% चुनाव लड़ाया। कोई हिम्मत कर सकता है? कोई रिस्क ले सकता है? एक कुशल नेत्री है, बदलाव है उनके अंदर, एक नई प्रगतिशील सोच की महिला है और इस देश की भविष्य है। असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में थोड़ा सा मैं इसलिए हिचकिचा रहा हूँ बोलने में कि वो छुप क्या, मतलब जैसे कहा ना कि जैसे इस्लाम में ही हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप रोजा में वो छुप के पानी पीते हैं, किसी दिन केकड़ा फंस जाएगा मुंह में उनके। छुप के मतलब किसके यहाँ या किसके साथ पानी पी रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप मैं कह रहा हूँ ना कि छुप के पानी जैसे होता है ना, डुबकी लगाते थे और पानी पी लेते थे। भाई डुबकी लगा के पानी पीते थे, एक रोजेदार थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो भाई ऊपर जो अल्लाह ताला है वो तो देखते हैं सबका कौन क्या कर रहा है। तो एक दिन उनके मुंह में केकड़ा फंस गया। लोग जान गए कि मुंह बंद करके नहीं नहा रहे थे, मुंह खोल के पानी पी रहे थे। तो वही हाल है, वो जो ये संघ के साथ जो कर रहे हैं वो किसी दिन फंस जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। तो इसके लिए बचना चाहिए उनको। वो अच्छे आदमी है, वरिष्ठ है, उनका हम सम्मान करते हैं, वो बहुत समझदार आदमी है। आज जरूरत है इन फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लामबंद होकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की। फिर हम लड़ लेंगे तो उनका भी हिस्सा, उनका भी हिस्सा, सबका हिस्सा बटेगा। हमारे अंदर दिक्कत क्या है? हम पिछड़ों के, दलितों के अंदर हम इकट्ठा करने से पहले बंटवारे की बात करते हैं। हम कहते हैं पहले इकट्ठा करो तब बंटवारे की बात करो। जब आपके पास कुछ बांटने की जगह तभी तो बांटेंगे। संघ क्या करता है? संघ कहता है कि सब मिलकर लड़ लो फिर आगे बांट लेंगे। क्योंकि संघ जो है जैसे लूटपाट करने के लिए क्या होता है, एक गिरोह का सरगना होता है,